मानो आपको 2 काम करने हैं, उसके लिए आपके पास 4 व्यक्ति हैं। 4 में से 2 की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उत्पादकता बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, जबकि 2 उतना अच्छा काम नहीं करते। तो आपकी 2 व्यक्तियों की टीम बनानी है, तो आप कैसे टीम बनाएंगे? तो उच्च क्वालिटी वाले लोगों को साथ रखेंगे और 2 लो क्वालिटी वालों को साथ, या फिर दोनों टीमों में एक हाई क्वालिटी वाले को रखेंगे और एक लो क्वालिटी वाले को। क्या करेंगे आप? हम में से ज्यादातर दूसरे विकल्प पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो हाई क्वालिटी वाला वर्कर है वो लो क्वालिटी वाले वर्कर को कंपनसेट करेगा, उसके काम को कंपनसेट करेगा, और समय बीतने के साथ जो लो क्वालिटी वाला वर्कर है उसको एक्सपीरियंस मिलेगा और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी। यही करते हैं ना? शायद यही हम मार खा जाते हैं। और इसी सब को समझाने के लिए उत्पादकता, असमानता और किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, उसके लिए माइकल क्रेमर एक इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने की ओरिंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। आज हम बात करेंगे ओरिंग थ्योरी की, और ये थ्योरी किस तरह से हमारे काम आ सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये ओरिंग है क्या भला। ओरिंग नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएस की अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित बॉडी है, उसका जो स्पेस शटल प्रोग्राम चल रहा था उससे संबंधित है। स्पेस शटल मतलब स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो कि व्यक्तियों को अंतरिक्ष में ले जाने और वापस लाने के लिए उपयोग किया जाता था, और ये पार्शियली रीयूजेबल था, इसको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता था। यहाँ बात स्पेस की हो रही है, तो आपका ध्यान निश्चित ही भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की ओर गया होगा, जो कि 5 जून को अंतरिक्ष में गए थे स्टारलाइनर में बोइंग के, और अभी तक अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। उनके बारे में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई ये कह रहा है कि कम ग्रेविटी होने की वजह से जीरो ग्रेविटी एटमॉस्फेयर जो है उसमें उनके स्वास्थ्य पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, किस तरह का प्रभाव हो सकता है। और अब जो नासा की ओर से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो बोइंग का स्टारलाइनर था वो इन दोनों के बिना वापस आ जाएगा, उसमें इनको लेकर वापस आने में रिस्क है, और इनको दोबारा फरवरी 2025 में वापस लाया जाए। तो 2025 तक उन्हें शायद अंतरिक्ष में ही रहना पड़े। परंतु अंतरिक्ष से जुड़ी घटनाओं की अगर बात करें तो उसमें इस तरह की इमरजेंसी या एक्सीडेंट की ये पहली घटना नहीं। आपको ध्यान होगा कल्पना चावला का। कल्पना चावला फ्लाइट इंजीनियर थी स्पेस शटल कोलंबिया में, जो कि 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से वापस आते समय जैसे ही उसने पृथ्वी के पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में रेंट्री की, वो डिसइंटीग्रेट हो गया। उसी दुर्घटना में साथ के साथ जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो मरे। परंतु जो ये स्पेस शटल कोलंबिया के साथ हुआ, ये स्पेस शटल के साथ भी अकेली दुर्घटना नहीं थी। इससे पहले 1986 में स्पेस शटल चैलेंजर जो था, प्रक्षेपित होने के करीब 76-70 सेकंड के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और ये जो स्पेस शटल चैलेंजर था, इसमें एक क्रिस्टीना मैककॉफी हुआ करती थी लेडी, और नासा के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था टीचर्स इन द स्पेस, उसके अंतर्गत ये अंतरिक्ष में जा रही थी। वो भी इस दुर्घटना में मारी गई, और उन्हीं के साथ अन्य 6 जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो इस दुर्घटना में मारे गए। स्पेस शटल चैलेंजर की जो दुर्घटना हुई, उसके बाद कारणों की जांच करने के लिए एक प्रेसिडेंशियल कमीशन बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे विलियम पी रॉजर्स, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसमें कुछ फिजिसिस्ट थे, अन्य लोग थे, स्पेस इंजीनियर थे, जिन्होंने की इस घटना की जांच की, और इस कमीशन को रोजर्स कमीशन कहा जाता है। उन्होंने इस घटना से जुड़े जितने भी तथ्य थे, फ्लाइट के डाटा लॉग थे, जो वीडियोस थे, वो सब देखे। इन्होंने एक बात देखी कि प्रक्षेपण के समय जो दाहिनी तरफ का सॉलिड रॉकेट बूस्टर था, उसमें कुछ धुआं दिखाई दिया। प्रक्षेपण के समय अचानक वो गायब सा हो गया। उसके बाद जो ये विस्फोट हुआ, उससे कुछ पहले जहाँ पे स्मोक पहले देखा गया था सॉलिड रॉकेट बूस्टर में, वहां पे आग सी देखी गई, और उसके बाद अचानक ये विस्फोट हो गया। तो जो डाटा रिकॉर्ड कर रहे थे लोग, उन्होंने कहा कि जो राइट सॉलिड बूस्टर था उसमें कुछ खराबी आ गई थी, परंतु उसको रोक पाना
उस समय संभव नहीं था, क्योंकि सॉलिड रॉकेट बूस्टर जो था उसको ऑफ करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, और इस पूरे जो कार्यक्रम था इसको अबॉर्ट करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। बाद में जब उसमें देखा गया कि जो राइट सॉलिड बूस्टर था उसमें आग लग गई थी, उसकी वजह से जो लिक्विड हाइड्रोजन टैंक था वो पिघल गया, और विस्फोट से ठीक पहले सॉलिड रॉकेट बूस्टर लिक्विड ऑक्सीजन टैंक में गिर गया, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परस्पर मिलने से अचानक विस्फोट हुआ। और ये सब, इस घटना की जब जांच हो रही थी तो एक फिजिसिस्ट थे, भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन, जो इस कमीशन में थे, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि जिस समय प्रक्षेपण हो रहा था मौसम बहुत ठंडा था, सब जीरो टेम्परेचर्स थे, जिसकी वजह से एक ओरिंग मतलब जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर है उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में प्लास्टिक की सील जो लगाई जाती है वो ठीक से एक्सपेंड नहीं कर पाई। उन्होंने प्रैक्टिकली ये दिखाया कि टेम्परेचर कम होने पे जिस मटेरियल की सील बनाई गई थी वो अपनी इलास्टिसिटी खो देती है और ठीक से एक्सपेंड नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से इसमें से लीकेज शुरू हुई और जिसने पूरे के पूरे कार्यक्रम को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। तो एक छोटा सा कंपोनेंट जिसकी वजह से करोड़ों डॉलर्स का एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, 7 लोग मारे गए। तो ये था रोजर्स कमीशन, और इसी के आधार पे जो माइकल क्रेमर थे उन्होंने अपनी ओरिंग थ्योरी प्रतिपादित की। माइकल क्रेमर नाम तो सुना होगा आपने। इनको 2019 में भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफ के साथ नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज निश्चित ही इन्हें ओरिंग थ्योरी के लिए नहीं मिला था, इन्हें गरीबी उन्मूलन किस तरह से किया जाए उस पे जो थ्योरी इन्होंने तीनों लोगों ने प्रतिपादित की थी उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, जिसमें कि इन्होंने कहा था कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसको अगर हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में विभाजित कर दें और उनके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करें तो गरीबी उन्मूलन कहीं बेहतर ढंग से हो सकता है। तो ओरिंग थ्योरी में सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिंग प्रोडक्शन सिस्टम की। माइकल क्रेमर ने कहा कि सर्टेन थिंग्स आर ओरिंग प्रोडक्शन सिस्टम्स। उन्होंने कहा कि कुछ प्रक्रियाएं, कुछ उत्पाद इस तरह के होते हैं जो कि ओरिंग प्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ओरिंग प्रोडक्शन सिस्टम को उन्होंने इस तरह के प्रोडक्शन सिस्टम के तरह प्रतिपादित किया, समझाया, जिसमें कि किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए श्रृंखलाबद्ध रूप में कई काम करने हो, माना n काम करने हैं, और किसी भी एक काम में अगर गलती होती है जो फाइनल उत्पाद है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अगर श्रृंखला में 10 काम करने हैं एक के बाद एक, उसमें कहीं पे भी कोई गलती होती है तो पूरे के पूरे उत्पाद की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। दूसरी बात जो उन्होंने की कि संख्या से गुणवत्ता की पूर्ति नहीं हो सकती, क्वांटिटी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट क्वालिटी। उन्होंने कहा अगर आपको गुणवत्ता परक चीजें चाहिए, ठीक प्रोडक्शन चाहिए, तो आपको सही क्वालिटी वाले लोग चाहिए। गुणवत्ता के साथ आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो। अगर आपको एक गीत लिखना है और उसके लिए आपको लगता है कि जावेद अख्तर साहब बहुत अच्छा लिख सकते हैं, तो जावेद अख्तर साहब को सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप कोई गली मोहल्ले से या इधर उधर से 6, 8, 10 छोटे लेखकों को लाके उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फिल्म में अमिताभ बच्चन चाहिए तो अमिताभ बच्चन की पूर्ति आप 4 अन्य छोटे कलाकारों से नहीं कर सकते। आपको संगीत बनाना है, आपको AR रहमान चाहिए तो बस AR रहमान ही वो कार्य को कर सकते हैं। उनकी जगह 10 और लोगों को लाके, 10 और संगीतकारों को लाके आप वैसी धुन नहीं बना सकते हैं जैसे कि AR रहमान बनाएंगे। ये था इनका ओरिंग प्रोडक्शन सिस्टम। हम यहाँ आपदा प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो आपदा प्रबंधन हालांकि एक प्रोडक्शन सिस्टम नहीं है, परंतु इसमें भी सिलसिलेवार काम होता है। कुछ सूचनाएं ग्राउंड से आती हैं, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे प्रोसेस होती है, तहसील से उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजा जाता है, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पे, और वहाँ प्रोसेस होती है, उस पर रिएक्शन होते हैं। किसी भी एक जगह पे अगर काम में गलती होती है तो पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स सिस्टम है वो कोलैप्स कर सकता है, उसकी जो क्वालिटी है वो 0 हो सकती है। तो यहाँ हम बात करेंगे किस तरह से गुणवत्ता का प्रभाव प्रोडक्शन पे पड़ता है, और इसी के आधार पे माइकल क्रेमर ने जो देशों के बीच इनइक्वलिटीज हैं, प्रोडक्शन में जो अंतर है, डेवलपमेंट में जो अंतर है, उनको समझाने की कोशिश की, और उन्होंने
और इन प्रोडक्शन फंक्शन की बात की, उन्होंने कहा कि जो क्वालिटी है उसको आप प्रोडक्शन के फंक्शन के रूप में देख सकते हैं, और उन्होंने कहा जो क्वालिटी है इसको आप 0 से 1 के बीच में देख सकते हैं। वो 0 हो सकती है, 0.5 हो सकती है, 0.95 हो सकती है, 1 हो सकती है। किसी की क्वालिटी 1 है तो उसका तात्पर्य यह है कि उसकी गलती करने की संभावनाएं 0 है। अगर किसी व्यक्ति की क्वालिटी 0.95 है तो उसका तात्पर्य यह है कि उसको किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 95% है, और गलत करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5% है। इसी को दूसरे पक्ष से अगर हम देखें तो ये कि अगर उसकी क्वालिटी 0.95 है तो 50% संभावना ये है कि वो कार्य को पूरी तरह करे, और 50% संभावना ये है कि अंतिम क्वालिटी जो है उसको 10% कम कर दे। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति की क्वालिटी जो है 0.9 है, वो 90% संभावना यह है कि वो कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेगा, और 10% संभावनाएं हैं कि वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। इसी को अगर दूसरे वर्ड्स में देखें, दूसरे शब्दों में देखें, तो 50% संभावना यह है कि वो कार्य को पूरी तरह सफलता से करेगा, और 50% संभावना ये है कि वो प्रोडक्शन है उसको 20% कम कर देगा। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि अगर श्रृंखला में 10 कार्य करने हैं और मानो कि हर कार्य के लिए एक आदमी है, ये केवल हमें मानना है, हो सकता है उसमें एक से ज्यादा व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, और जो क्वालिटी है लोगों की वो अलग अलग है, तो जो अंतिम आउटपुट जो होगा वो नंबर ऑफ कितनी श्रृंखला में कार्य है, n कार्य है, गुणा प्रत्येक श्रृंखला में जो एक एक व्यक्ति है उसकी कितनी क्वालिटी है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बताएगा कि कितना आउटपुट होगा। अगर किसी कार्य को करने में 10 में सीरीज में कार्य करने हैं और हर व्यक्ति की जो एफिशिएंसी है 1 है, तो जो आउटपुट होगा वो 100%, 100 के बराबर है। अगर श्रृंखला में 10 कार्य है और प्रत्येक व्यक्ति की जो क्वालिटी है 0.99 है, प्रत्येक व्यक्ति की जो गलती करने की प्रोबेबिलिटी है 0.01 है, तो जो आउटपुट होगा वो 9 के करीब होगा। आउटपुट वुड बी अराउंड 90%। अगर ये घटकर 0.95 हो जाती है, मतलब गलती करने की, प्रत्येक व्यक्ति की गलती करने की संभावनाएं 0.05 हो जाती है, तो जो आउटपुट है वो घट के 0.6 के करीब आ जाएगा। और अगर श्रृंखला में कार्य 10 ही रहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की क्वालिटी जो है 0.9 हो जाती है, मतलब कि उस कार्य के गलत करने की उनकी जो संभावना है वो 0.1 होती है, तो जो अंतिम प्रोडक्शन है वो नीचे आके 3.5 के करीब आ जाएगा। तो इसके आधार पे उन्होंने कहा कि क्वालिटी में थोड़ी सी कमी आने से आउटपुट में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। अगर वर्कफोर्स में किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी में थोड़ा भी अगर नीचे है तो अंतिम आउटपुट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसी के साथ माइकल क्रेमर ने क्वालिटी मैचिंग की बात की। उन्होंने ये कहा कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए लो क्वालिटी वर्कर्स को एक साथ और हाई क्वालिटी वर्कर्स को हमेशा एक साथ रखा जाना चाहिए। और उन्होंने इससे पहले जो पूरी प्रोडक्शन फंक्शन की बात की थी उसके आधार पे इस सबको समझाया। अगर आपके पास 2 हाई क्वालिटी वर्कर्स हैं और 2 लो क्वालिटी वर्कर्स हैं, उनकी क्वालिटी को हम QH और QL कह सकते हैं। अगर हम उनसे अलग अलग कार्य लेते हैं, अगर हम 2 हाई क्वालिटी वाले को अलग साथ रखते हैं और लो क्वालिटी वाले को साथ रखते हैं और उस श्रृंखला में 2 कार्य करने हैं, तो जो अंतिम आउटपुट होगा अगर हम दोनों को साथ रखते हैं तो 2QH स्क्वायर प्लस 2QL स्क्वायर होगा। अगर हम इनको अलग अलग रखते हैं तो इनका जो आउटपुट होगा वो 2QHQL प्लस 2QHQL होगा। जो उन्होंने कहा कि हाई क्वालिटी वर्कर एक साथ रखे गए हैं, लो क्वालिटी वर्कर एक साथ रखे गए हैं, उनका जो प्रोडक्शन है वो हमेशा ज्यादा होगा। मतलब जब हम मिक्स कर रहे हैं तब प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जब मैच कर रहे हैं तब प्रोडक्शन अधिक होगा। यानी हम काम किसी भी तरह का करें उसमें हाई क्वालिटी वाले वर्कर्स को एक साथ रखें और लो क्वालिटी वाले वर्कर्स को एक साथ रखें। इसी के आधार पे उन्होंने असमानता को समझाने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि जहाँ पे अधिक हाई क्वालिटी वर्कर्स होंगे वहाँ क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा और वहाँ वेतन अच्छा मिलेगा।
और ऐसा उन्होंने कहा हर स्तर पे होगा। जो हाई क्वालिटी वर्कर्स बहुत ज़्यादा है, माना एप्पल कंपनी है, तो वहाँ पर जो सफाई कर्मी है उसे भी उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा वेतन मिलेगा कंपेयर टू जो लो क्वालिटी फर्म्स हैं जहाँ पे उस तरह का कार्य नहीं हो रहा है। जहाँ पे ज़्यादातर लो क्वालिटी वर्कर्स हैं वहाँ पे वेतन कम मिलेगा। इसी के आधार पे उन्होंने कहा कि इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव हो सकते हैं। आपके लिए अपनी पढ़ाई लिखाई पे, अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करने का इंसेंटिव होगा। अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी वर्कर हैं तो आप भी कोशिश करेंगे कि इन्वेस्ट करके आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं, क्योंकि उस क्वालिटी के बढ़ने से क्या जो वेतन है, रिम्यूनरेशन है, उस पे वृद्धि होगी। परंतु अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी वर्कर्स नहीं है तो आपकी अकेले के क्वालिटी बढ़ाने से, स्किल इम्प्रूवमेंट से आपके वेतन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी इकोनॉमीज में जहाँ लो क्वालिटी वर्कर्स हैं वहाँ लोगों में किसी तरह का इंसेंटिव नहीं होता है स्किल इम्प्रूवमेंट का या पढ़ाई में इन्वेस्ट करने का, स्किल इन्हेंसमेंट में इन्वेस्ट करने का। और उन्होंने दूसरी बात ये कही कि इकोनॉमी जो पैसा जो है वो हाई क्वालिटी वर्कर्स के साथ काम करना चाहता है। तो इन्वेस्टमेंट वहां पर होगा जहां पे ज्यादा हाई क्वालिटी वर्कर्स है, और जो क्वालिटी है वो दूसरे हाई क्वालिटी वर्कर्स के साथ काम करना चाहती है, क्योंकि वहां उससे अच्छा रिम्यूनरेशन मिलता है। तो जो पैसा है, इकोनॉमी है, वहां की ज्यादा सुदृढ़ होगी जहां पे ज्यादा हाई क्वालिटी वर्कर्स है। जहां लो क्वालिटी वर्कर्स हैं वहां पर इकोनॉमी उतनी सुदृढ़ नहीं होगी, वहां निवेश उतना नहीं होगा। इसी के आधार पे उन्होंने कहा कि जहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पढ़ाई लिखाई स्किल इम्प्रूवमेंट में हो रहा है वहां पर ब्रेन ड्रेन होता है, वहां पर ज्यादा लोग जाते हैं, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स वहां पे जाते हैं, क्योंकि उनको उनकी स्किल्स का बेहतर रिम्यूनरेशन उन जगहों पे मिलता है। इसी के आधार पे उन्होंने डेवलपमेंट को समझाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी बात की कि इसके आधार पे एक इक्विलिब्रियम की स्थिति आ सकती है कि आपकी हाई क्वालिटी इक्विलिब्रियम या लो क्वालिटी इक्विलिब्रियम की स्थिति देशों में पैदा हो सकती है, इकोनॉमीज में पैदा हो सकती है। आपकी इकोनॉमी ऐसी बन सकती है जहां पे लोगों में स्किल्स पे या फिर क्वालिटी पे इन्वेस्ट करने के लिए कोई इंसेंटिव ना हो, तो वो लो क्वालिटी इक्विलिब्रियम की स्थिति आ सकती है। और कुछ देशों में, जैसा उन्होंने कहा कि विकसित देशों में, वहां हाई क्वालिटी इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो जो ओरिंग मॉडल उन्होंने कहा गरीब देशों में ज्यादातर लोग प्राइमरी प्रोडक्शन सिस्टम में काम करेंगे, ऐसी व्यवस्थाओं में काम करेंगे जहां पर कि उत्पादन में श्रृंखलाएं कम हो, जहां ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हो जहां 2 3 4 5 प्रोसेसेस करके काम पूरा हो जाए, जहां पर ऐसी सीरीज ना हो कि 1000 काम करने हैं और 1000 में एक भी गलत होता है तो प्रोडक्शन की कीमत एकदम जीरो हो जाए। अगर हम ये बात देखें कि हर व्यक्ति की अगर क्वालिटी जो है 0.97% है, उसके जो सफलतापूर्वक कार्य करने की संभावनाएं हैं वो 97% है। 3% संभावनाएं उसकी गलती करने की है, 97% ठीक करने की है। और अगर सिस्टम में 100 काम करने हैं तो जो आउटपुट होगा वो केवल 5% ही होगा। अगर क्वालिटी उतनी ही रहती है, 0.97 ही रहती है, और जो ये श्रृंखलाबद्ध कार्य है ये 100 की जगह 75 रह जाते हैं, जो प्रोडक्शन है वो दुगना हो जाएगा, 5 से 10% हो जाएगा। और अगर हम श्रृंखला को और स्पीड कर दें, इस श्रृंखला में अगर हम 25 कार्य रख दें तो प्रोडक्शन 45% के करीब हो जाएगा। अगर केवल 10 कामों, केवल श्रृंखला में हम कहें 10 ही कार्य हैं तो प्रोडक्शन जो है 70% से ऊपर चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं या ऐसी इकोनॉमीज जहां क्वालिटी पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, वहां ऐसे कार्य ज़्यादा किए जाएंगे जहां की जैसे साइकिल बनाना है, मोटर कार का निर्माण है, वहां स्पेस टेक्नोलॉजीज या ऐसी हाई एंड टेक्नोलॉजीज पे काम नहीं हो पाएगा जहां पर कि श्रृंखला में हजारों काम करने हो, क्योंकि वहां क्वालिटी अगर थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो प्रोडक्शन एकदम से जीरो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं जहाँ पे क्वालिटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ इस तरह के प्रोडक्शन होंगे जिनमें प्राइमरी प्रोडक्शन हो सकता है या सिंपलर प्रोडक्शन है वो होगा। हाई एंड प्रोडक्शन जो है वो ऐसी जगहों पे, ऐसी इकोनॉमीज में यहाँ पर की क्वालिटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा। इसी के साथ उन्होंने लिंकेजेस समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कोई भी इकोनॉमी में हर
जो एक सेक्टर है दूसरे से जुड़ा हुआ है, किसी एक सेक्टर में अगर कमी आती है, माना कि बिजली उत्पादन में कमी आती है या कहीं लाइसेंसिंग सिस्टम में करप्शन बढ़ जाता है, तो ये एक सिस्टम में होने वाली कमी जो है वो दूसरे सिस्टम को प्रभावित करेगी और उससे पूरी जो इकोनॉमी है वो प्रभावित होगी। लोगों के वेजेस प्रभावित होंगे, लोगों की आमदनी प्रभावित होगी और ओवरऑल इकोनॉमी नीचे आ जाएगी। इसी के आधार पे उन्होंने कहा कि कुछ जगह ग्रोथ मिरेकल्स हो सकते हैं और कुछ जगह ग्रोथ डिबेकल्स हो सकते हैं। और उन्होंने अंत में जो बात कही वो ये कि हालांकि हर सिस्टम ओरिंग सिस्टम नहीं है, ओरिंग प्रोडक्शन सिस्टम नहीं है, परंतु समय बीतने के साथ ज्यादातर प्रोडक्शन सिस्टम्स जो हैं वो ओरिंग प्रोडक्शन सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने असमानता में वृद्धि की बात की कि इस आधार पे अगर हम क्वालिटी पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो असमानता में वृद्धि होगी और समय बीतने के साथ जो प्रोडक्शन प्रोसीजर है वो कॉम्प्लेक्स होगा, टीम प्रोडक्शन होगा, ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल की बात होगी और देयर कुड बी ग्रोथ मिरेकल्स और ग्रोथ डिजास्टर्स एंड देयर कुड बी वर्चुअस एंड विशियस साइकिल्स। कोऑर्डिनेशन और कल्चर की उन्होंने बात की कि किस तरह ग्रोथ का कल्चर हमें बनाना चाहिए, किस तरह की बातें हमें करनी चाहिए। अगर हम अपने परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ हमारे लिए जरूरी हो जाता है, हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, हम क्वालिटी पे इन्वेस्ट करें और साथ ही हाई क्वालिटी वाले जो लोग हैं उनको साथ काम करने को प्रेरित करें, एक टीम में बद्ध करें। क्योंकि ज्यादातर जगहों पे क्या हो रहा है, हम आपदा प्रबंधन की बात करें, हम नीचे हमें लगता है कि ऊपर ही हमने स्टेट लेवल पे दो बहुत बड़े एक्सपर्ट ला के बैठा दिए और नीचे जहां से डाटा आ रहा है, जो सीरीज में नीचे काम कर रहे हैं वो कहीं पीआरडी वाला रख दिया, कहीं होमगार्ड वाला रख दिया, कहीं कोई लोली पेड आदमी रख दिया, वो जो डाटा देगा उसके आधार पे ऊपर वाला आदमी काम कर लेगा। तो ऐसा संभव नहीं है। श्रृंखला में हर जगह हमें हाई क्वालिटी वर्कर की बात करनी होगी, तभी हमारे आउटपुट्स अच्छे होंगे। आज के समय पे जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम नीचे पे जो काम व्यक्ति कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पे, उसके रेम्युनरेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रेम्युनरेशन कम है तो अच्छी क्वालिटी वाला आदमी वहां नहीं आ रहा है। जब अच्छी क्वालिटी वाला आदमी नहीं आ रहा है तो हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो प्रभावित हो रहा है। माइकल क्रेमर की जो ओरिंग थ्योरी है वो हमें ये बताती है कि अगर हमें विकास करना है, अगर हमें विकास की दर बढ़ानी है तो हमें क्वालिटी को महत्व देना होगा। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जहां पर कि लोग इंसेंटिवाइज हों अपनी स्किल इम्प्रूवमेंट में, पढ़ने के लिए, अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए, और साथ ही हमें ऐसा माहौल उत्पन्न करना होगा जहां पर कि जिसकी क्वालिटी ज्यादा है उसे अच्छे मौके मिले, उसको अच्छा वेतन मिले, उसके जीवन स्तर में सुधार। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित ही ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्योंकि गुणवत्तापरक शिक्षा, जीवन स्तर में सुधार, गरीबी का अंत, ये सभी और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाना, आमदनी में इजाफा करना, और अगर ये सब होता है तो स्वास्थ्य, शिक्षा और इन सब में भी लोग इंटरेस्ट लेंगे, तो ये सब हमारा कर्तव्य बनता है। अगर आपको हमारी बताई गई बातें अच्छी लग रही हैं, इससे कुछ फायदा हो रहा है, चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।